हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। स्टूडेंट्स, अभी तक हम राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर 89 ए तक के जो सेक्शंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपका आता है चैप्टर 6 जो आपके सिलेबस में नहीं है। देन वी हैव चैप्टर 7 और इसमें है सेक्शन 101 से 140 एंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज म्युनिसिपल रेवेन्यू। एक म्यूनिसिपैलिटी के पास क्या सोर्स हैं जहां से वो रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकती है। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि म्यूनिसिपैलिटी इन राजस्थान can impose taxes, can collect user charge, and there are some fees and fines which a municipality can collect as per this Rajasthan Municipality Act 2009। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेवेन्यू और मनी इज द ब्लड लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट section of chapter 7, that is 101। 101 101 में क्या है? इंटरनल रेवेन्यूज ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। देखिए, दो तरह के रेवेन्यूज होते हैं, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बारे में हमने देखा कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा और स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट कैन डिवोल्व सम ऑफ इट्स टैक्स कलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज एंड द सेकेंड वन इज ग्रांट इन एड, जो स्टेट्स म्युनिसिपैलिटीज को देंगे। तो ये तो हुआ एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेवेन्यू कि बाहर से जो पैसा म्युनिसिपैलिटी के पास आ रहा है वो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल रेवेन्यू भी हो म्युनिसिपैलिटी का। इंटरनल रेवेन्यू से मेरा मतलब ये है म्युनिसिपैलिटी जो खुद कमाए, अपने टैक्सेस से जो रेवेन्यू की कमाई है म्युनिसिपैलिटी की, वो आता है इंटरनल रेवेन्यू में। इंटरनल रेवेन्यू एक्सटर्नल रेवेन्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ म्युनिसिपैलिटी के पास डिस्क्रिशन होता है उसे यूज करने का। सो इंटरनल रेवेन्यूज के बारे में 101 में क्या बता रखा है? द इंटरनल रेवेन्यू ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी शैल कंसिस्ट ऑफ इट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस। ये कुछ सोर्स है म्युनिसिपैलिटी के इंटरनल रेवेन्यू के। द फर्स्ट वन इज टैक्स लेवाइड बाय द म्युनिसिपैलिटी। कुछ टैक्सेस की बात हम करेंगे आगे आने वाले सेक्शंस के अंदर, जहां म्युनिसिपैलिटी के पास ये सोर्सेस हैं कि टैक्स इंपोज करके पैसा कलेक्ट कर सकती है। एंड द सेकेंड वन इज यूजर चार्ज levied by municipality for provision of civic services। जो भी सर्विसेज एक हाउस होल्ड और एक पर्सन एक म्यूनिसिपैलिटी में रह के अवेल करता है, उन सर्विसेज के कुछ चार्ज म्यूनिसिपैलिटी ले सकती है जिन्हें कहते हैं यूजर चार्ज। देन वी हैव फीस एंड फाइन्स, और ये किस अथॉरिटी से म्यूनिसिपैलिटी इंपोज करती है? लिवाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटरी एंड अदर स्टेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस जो म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं उसके अंडर में कुछ फीस एंड फाइन्स म्युनिसिपैलिटी इंपोज कर सकती है। सो दिस इज गिवन इन 101। तो याद रखिए 101 जो आर्टिकल है उसके अंदर तीन बातें बताई गई हैं, टैक्स, यूजर चार्ज, फीस एंड फाइन्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि क्या वो टैक्सेस हैं जो एक म्युनिसिपैलिटी लेवाई कर सकती है, कौन से यूजर चार्ज हैं, और फीस एंड फाइन्स के बारे में इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या बता रखा है। देन वी हैव 102। यहां बता रखा है ओब्लिगेटरी टैक्सेस। ओब्लिगेशन है कि ये टैक्सेस एज पर दिस एक्ट म्युनिसिपैलिटी लेगी। एवरी म्युनिसिपैलिटी में इफ सो रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिए, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कि ये जो टैक्सेस हैं ये म्युनिसिपैलिटी को लेवाई करने ही है, कलेक्ट करने ही है, एट सच रेट एंड फ्रॉम सच डेट। तो रेट और जो डेट है, दोनों रेट एंड डेट, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। एज द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच केस डायरेक्टेड बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ये बताएगी कि 102 जो सेक्शन है उसके अंदर क्या ओब्लिगेटेड टैक्सेस हैं जो एक म्युनिसिपैलिटी को लेने हैं। सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू, अब याद करो हमने सेक्शन 4 जब पढ़ा था
तब हमने ये बात की थी कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हो सकते हैं इस एक्ट के अंदर जिनसे स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपल बोर्ड को एग्जेम्प्ट कर दे। तो अगर यहाँ इस पर्टिकुलर म्युनिसिपल बोर्ड को एग्जेम्प्ट कर रखा है किसी एक पर्टिकुलर टैक्स के लिए या किसी सेक्शन से, तो वहां ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ इस 102 के अंदर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 4, और सेक्शन 4 मैंने यहाँ लिख दिया पावर टू एग्जेम्प्ट म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट अनसुटेड देयर टू। म्युनिसिपल बोर्ड जो सबसे लोवेस्ट जो रंग है, जो 3 स्टेजेस हैं उसमें जो तीसरी स्टेज है म्युनिसिपल बोर्ड, उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रोविजन से इस एक्ट में, जो भी हमने प्रोविजन पढ़े। अब इसमें कौन से टैक्स आएंगे, और आप याद रखिए कि ये हैं जो वो टैक्सेस जो 102 में आते हैं। 102 जो सेक्शन है उसके अंदर क्या टैक्सेस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये हैं ओब्लिगेटरी टैक्सेस। देखिए, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग सिचुएटेड इन म्युनिसिपल लिमिट्स बाय यूनिट एरिया मेथड और एनी अदर मेथड, मतलब स्क्वायर मीटर से भी, यहाँ स्क्वायर मीटर ही होता है कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से जितना प्लॉट है आपका, जितनी जमीन है, उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा जो आपको डिपॉजिट करना है म्युनिसिपैलिटी में। टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट, किसी प्रोफेशन के ऊपर टैक्स लगाना, ये लाइन डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि म्युनिसिपैलिटी कैन टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट। किसी भी प्रोफेशन के ऊपर, किसी काम के ऊपर, किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। रोड, ब्रिज, फेरीज, पोल्यूशन कंट्रोल, ऐसी इंडस्ट्रीज या ट्रेड्स जहां से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, म्युनिसिपल लिमिट के अंदर वो फैक्ट्रीज अगर काम कर रही हैं तो उनके ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल टैक्स लग सकता है। देन टैक्स ऑन परमिशिबल डिस्प्ले और एडवर्टीजमेंट ऑन पब्लिक प्लेस और ऑन प्राइवेट लैंड और बिल्डिंग। अगर आप कोई डिस्प्ले लगाते हो, आप कोई एडवर्टीजमेंट लगाते हो, तो इसके ऊपर भी म्युनिसिपैलिटी टैक्स ले सकती है, वेदर ऑन पब्लिक प्लेस और ऑन प्राइवेट लैंड। एनी अदर टैक्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू इम्पोज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी 7th शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट है, उसमें जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ प्रोविजन है टैक्स से रिलेटेड। तो यहाँ जो टैक्स के प्रोविजन है ये भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो म्युनिसिपैलिटी को दे सकती है, और यहाँ टैक्स कलेक्शन का काम किसका होगा? म्युनिसिपैलिटी का। प्रोवाइडेड दैट, अब इसमें कुछ कैविएट है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अपॉन द रिप्रेजेंटेशन मेड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द रिक्वेस्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मतलब म्युनिसिपैलिटी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे कि कोई पर्टिकुलर टैक्स नहीं लगना चाहिए या रिड्यूस होना चाहिए, और ऐसे केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो जस्टिफाई करते हैं म्युनिसिपैलिटी की रिक्वेस्ट को, तो ये म्युनिसिपैलिटी को छूट दे सकती है टू स्टॉप द लेवी, टू रिड्यूस द रेट और एनी अदर टैक्स मेंशन इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी टैक्सेस की हमने बात की, उन टैक्सेस से छूट दी जा सकती है किसी पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी को, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि म्युनिसिपैलिटी की रिक्वेस्ट जस्टिफाइड है। ये कैसे होगा? स्पेशल ऑर्डर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, और इसी के साथ रीजन बताने पड़ेंगे कि इस रीजन से हमने एक पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी को छूट दी है एक टैक्स को खत्म करने में या रिड्यूस करने में। स्टॉप और रिड्यूस, परमिट द म्युनिसिपैलिटी नॉट टू लेवे और स्टॉप द लेवे और रिड्यूस द रेट ऑफ एनी सच टैक्स, और इसके साथ जो ये पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में ऑर्डर, रीजन के साथ यहाँ बताया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी ये टैक्स नहीं लेगी या इसे बंद कर देगी या इसकी रेट्स को रिड्यूस कर देगी। देन a direction to levy special tax may provide for the levy of tax at different rate in different municipalities। सरकार ये डायरेक्शन दे सकती है म्युनिसिपैलिटी को, अलग अलग म्युनिसिपैलिटी को अलग अलग डायरेक्शन दिए जा सकते हैं, और अलग अलग म्युनिसिपैलिटी को ये बताया जा सकता है कि पर्टिकुलर टैक्स एक्स जो है वो आप लेंगे 5% की रेट से, वो पर्टिकुलर एक्स जो टैक्स है वो दूसरी म्युनिसिपैलिटी में हो सकता है 8%। तो मतलब अलग अलग म्युनिसिपैलिटी के लिए अलग अलग टैक्सेस हो सकते हैं,
और इनके लिए भी अलग अलग रेट हो सकती हैं, हैविंग रिगार्ड टू देयर वेरिंग लोकल कंडीशन, उनकी जो लोकल कंडीशन है उस हिसाब से। स्टेट गवर्नमेंट में वेरी सच टैक्स रेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये जो रेट्स बताई गई हैं इनको भी चेंज किया जा सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ अगर हम मोटा मोटा देखें तो बात समझ में ये आती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ओवरऑल अथॉरिटी है ये बताने की कि किस पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी को छूट दी जा सकती है, किस पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी को छूट दी जा सकती है, कौन सा टैक्स रिड्यूस किया जा सकता है, और अलग अलग टैक्स रेट अप्लाई हो सकती हैं अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी में। देन वी हैव सेक्शन 103। तो याद करो 101 में हमने क्या बात की, इंटरनल रेवेन्यू सोर्सेस क्या क्या है। 102 में हमने बात की ओब्लिगेटरी टैक्सेस कि ये टैक्स आपको लेने ही होंगे। उसके अंदर हमने बात की लैंड बिल्डिंग, प्रोफेशन कॉलिंग, रोड और अदर टैक्सेस which the state government is authorized to levy under the constitution of India। अब बात आती है अदर टैक्सेस की, अदर टैक्सेस दैट मे बी imposed। तो जब भी मैं बात करूंगा आगे की सेक्शन 103 तो आप समझ जाइएगा अदर टैक्सेस की बात हो रही है। जब मैं कहूं सेक्शन 102 तो आप समझ जाइएगा ओब्लिगेटरी टैक्सेस की बात हो रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 102 इज ओब्लिगेटरी टैक्स, 103 इज अदर टैक्सेस जो एक स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर से स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करने के लिए कह सकती है। स्टेट गवर्नमेंट मे बाय एनी जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर require a municipality to impose or levy following tax in whole or any part। ये भी डिफरेंस आप ध्यान रखें, 102 में जो ओब्लिगेटरी टैक्स है वो तो पूरी म्यूनिसिपैलिटी के लिए होगा, मतलब जो ओवरऑल एरिया है वहां पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। जो हम 103 की बात कर रहे हैं अदर टैक्सेस की, ये पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी के किसी एक एरिया में भी लागू हो सकता है। और ये कैसे होगा, जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर से। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देगी म्यूनिसिपैलिटी को कि एक पर्टिकुलर टैक्स आपको लगाना है, और किन बातों के ऊपर ये टैक्स हो सकता है ये भी इस सेक्शन में बताया गया है। टैक्स ऑन व्हीकल प्लेइंग विद इन द म्यूनिसिपैलिटी, टैक्स ऑन बोट, लाइटिंग टैक्स, कोई सभा सम्मेलन ये हो रहा है इसके ऊपर, congregations, pilgrim, tourist, land and building used for erecting hoardings or any other structure for advertisement। Then fire tax, ये आपकी जो 12th शेड्यूल है उसके अंदर भी मेंशन है। Then tax on deficit in parking space in any non residential building, अगर पार्किंग स्पेस में कमी है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। स्टैंप ड्यूटी के ऊपर सरचार्ज लगाया जा सकता है एट एनी रेट नॉट एक्सीडिंग 10%। ध्यान रखिएगा नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द स्टैंप ड्यूटी। Then any other tax which the state government has the power to impose under the constitution। स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर ये अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 7th शेड्यूल की बात फिर से करें, 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो टैक्सेशन की पावर्स दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर को, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कोई अथॉरिटी है टैक्स लगाने की तो वो टैक्स भी यहाँ इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या बातें आपको याद रखनी है, 103 में जनरल और स्पेशल ऑर्डर से ये इंपोज किया जाएगा, होल और एनी पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, व्हीकल, बोट्स, लाइटिंग, सभा, पिलग्रिम, टूरिस्ट, लैंड, पार्किंग स्पेस, स्टैंप ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस। नो टैक्स कैन बी imposed which the state government has no power under the constitution to impose। पहले जो बात की गई थी उसको क्लेरिफाई करने के लिए कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑथराइज नहीं है लेने के लिए तो वो टैक्स यहाँ इंपोज नहीं किया जाएगा अंडर 103। The levy, assessment, collection of tax under this section shall be in accordance with the provision of this act and the rules। सिंपल सी बात है, जो भी लेवी होगा, टैक्स होगा, असेसमेंट होगा, कलेक्शन होगा, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या कोई बाय लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। टैक्सेशन लीगल होना चाहिए, ये बात यहाँ क्लियर करने के लिए लिखा गया है। देन वी हैव 104 पावर टू लेवी यूजर चार्ज। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी शुरुआत में 101 के अंदर कि एक म्यूनिसिपैलिटी के पास इंटरनल रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेस है। तो पहला सोर्स है टैक्सेस, दूसरा सोर्स था यूजर चार्ज, और तीसरा था फीस एंड फाइन। यूजर चार्ज के बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट चार्ज। पहले बात कर लें यूजर चार्ज की।
पावर टू लेवी यूजर चार्ज, मतलब जो सर्विसेज आप अपने घरों में यूज करते हैं, उन सर्विसेज के ऊपर भी चार्जेस ले सकती है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी में लेवी यूजर चार्ज फॉर पानी के लिए, सीवरेज के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, पार्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप इन व्हीकल इन डिफरेंट एरिया फॉर डिफरेंट पीरियड, पार्किंग के चार्जेस, स्टेकिंग ऑफ मटेरियल और रबिश ऑन पब्लिक स्ट्रीट फॉर कंस्ट्रक्शन, आपके घर का काम चल रहा है तो आपने स्ट्रीट के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है, बजरी ईंट वगैरह, उसके ऊपर कुछ चार्ज लेना हो, या अदर सिविक सर्विसेज at the such rate as may be determined by it from time to time with prior approval of the state government। याद रखिए, prior approval of the state government, prior approval of the state government from time to time। तो ये तो लिखा हुआ है 104 के अंदर, और इसके अलावा कोई और अदर सिविक सर्विसेज है तो उसके ऊपर भी लिया जा सकता है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट द म्यूनिसिपैलिटी टू लेवी एंड द यूजर चार्ज अफोरसेड। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है कि ऊपर जो हमने इस सेक्शन के अंदर बात की, इनमें से अगर किसी चार्ज को म्यूनिसिपैलिटी नहीं लेती है, या म्यूनिसिपैलिटी ने पोस्टपोन कर दिया है कि फर्दर एक पर्टिकुलर डेट से हम इस चार्ज को लागू करेंगे, ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि आप इसे अभी से लागू करें, या जो चार्ज आप नहीं ले रहे वो आप लें। तो ये अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। 104 में आप याद रखेंगे, पावर टू लेवी यूजर चार्ज, और यूजर चार्ज में क्या है? ड्रेनेज, सिवर, सॉलिड वेस्ट, पार्किंग, स्टेकिंग ऑफ मटेरियल्स एंड अदर सर्विसेज विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं 105 में। 105 में बताया गया है पावर टू लेवी फीस एंड फाइन्स। 101 को याद करो, पहला इंटरनल सोर्स क्या है? टैक्स, दूसरा यूजर चार्ज, और तीसरा फीस एंड फाइन। अब बात करते हैं फीस एंड फाइन की। रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी जो पावर्स हैं म्यूनिसिपैलिटी की, कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, जो सिविक लाइफ है उसको रेगुलेट करना। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग ऑफ रोड भी हो सकता है, इसके अंदर आप मकान बना रहे हैं, कितना साइज होना चाहिए, कितनी उसके अंदर अ, मंजिल हो सकती हैं, इसको रेगुलेट करना। तो एक पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उन सबको रेगुलेट करने की अथॉरिटी और पावर किसके पास है? म्यूनिसिपैलिटी के पास। और उन रेगुलेटरी पावर्स के अंडर रह के ही म्यूनिसिपैलिटी कुछ फीस एंड फाइन्स लेवी कर सकती है, ले सकती है। जैसे सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान एंड इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आप म्यूनिसिपल एरिया में कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, खुद का घर बनाना चाहते हैं, इनके सैंक्शन के ऊपर कुछ फीस, या इनके कंप्लीट होने की सर्टिफिकेट जब म्यूनिसिपैलिटी देगी उसके ऊपर फीस। इश्यू ऑफ म्युनिसिपल लाइसेंस फॉर वेरियस नॉन रेजिडेंशियल यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप कोई कमर्शियल पर्पज से कोई दुकान बनाना चाहते हैं, कोई मॉल बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी म्युनिसिपल लाइसेंस की फीस लागू हो सकती है। इश्यू ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु, जन्म, जन्म मृत्यु, इनकी सर्टिफिकेट भी म्युनिसिपैलिटी देती है, और उसके ऊपर भी कुछ फीस आपको देनी होती है। जन्म प्रमाण पत्र जब बनता है शुरुआत में, तो वो आपको कहाँ बनता है? म्युनिसिपैलिटी में। इसके अलावा किस चीज के लाइसेंस की फीस ली जा सकती है? प्लम्बर, सर्वेयर, इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं उनके ऊपर लाइसेंस लिया जा सकता है, जो लाइसेंस आप लेंगे उसकी फीस ली जा सकती है। वेरियस एक्टिविटीज एज सिंकिंग ट्यूबवेल्स, आपको कुआं बनाना है, ट्यूबवेल बनाना है, मीट की दुकान खोलनी है, फिश की, पोल्ट्री खोलनी है, हॉकिंग ऑफ आर्टिकल्स, ये सब जो बातें हैं इनका लाइसेंस लेने के लिए म्यूनिसिपैलिटी कुछ फीस ले सकती है। साइट यूज फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए आप देखते हैं सड़कों के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, तो वो साइट आपको, जगह जो आपको यूज करनी है, ये भी म्यूनिसिपैलिटी का रिसोर्स है। यूज फॉर प्राइवेट मार्केट, स्लोटर हाउस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, तो ये सब चीजें भी म्यूनिसिपैलिटी इनके लाइसेंस के ऊपर फीस ले सकती है। लाइसेंसिंग ऑफ एनिमल्स, आपको एक म्यूनिसिपल एरिया के अंदर कोई जानवर रखने हैं, तो उसकी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप रख सकते हैं। ये भी स्पेसिफाई कर सकती है म्यूनिसिपैलिटी। चाहे आप डॉग्स की बात करें, या किसी किसी म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंदर अलाउड नहीं है कि आप गाय भैंस रख सकें, तो ये सारी बातें, ये रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उस पर्टिकुलर एरिया के,
डेवलपमेंट को लेके, तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये म्युनिसिपैलिटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उनकी लाइसेंस के ऊपर फीस ली जा सकती है। कार्ट एंड कैरेज, सच अदर एक्टिविटीज एज रिक्वायर्ड ए लाइसेंस और परमिशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में कहीं भी अगर लाइसेंस और परमिशन की बात की गई है तो वो चार्जेस भी आपसे यहाँ लिए जाएंगे। देन वी हैव 106, सेक्शन 106, पावर टू लेवी डेवलपमेंट चार्जेस। अब यहाँ 106 तक सारे चार्जेस की बात हो गई है। एक बार वापस रिवाइज करें तो अभी तक हमने क्या बात की? हमने बात की टैक्सेस की, हमने बात की यूजर चार्ज की, हमने बात की फीस एंड फाइन की, और अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट चार्ज। चार्ज दो तरह के हुए, यूजर चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज। इसके अलावा टैक्सेस हैं और फीस एंड फाइन है। म्युनिसिपैलिटी में लेवी डेवलपमेंट चार्जेस ले सकती है। कहाँ कहाँ? दो बातें देखें यहाँ पे। ऑन एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो भी रिहायशी बिल्डिंग है विद हाइट मोर देन 14 मीटर्स, अगर उसकी हाइट 14 मीटर से ज्यादा है, 14 मीटर से अबाव है, तो उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्ज लग सकते हैं। और एनी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो दो बातें यहाँ की गई है। रेजिडेंशियल के लिए तो 14 मीटर याद रखेंगे, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका एरिया कितना है, इन सब बातों को देख के उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्ज लिया जा सकता है। Having regard to its location along a particular category of street, its characteristics and sanction build-up area। ठीक। उसके बाद फॉर डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसको वापस से डेवलप करना है, बहुत पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, तो फिर से आप उस पर काम करवाना चाहते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन का। फॉर एनी एग्जिस्टिंग एरिया इन अकॉर्डेंस विद द डेवलपमेंट प्लान और वाइल अप्रूविंग एनी सब डिविजन प्लान फॉर दैट एरिया, इन सब चीजों के लिए भी क्या लिया जा सकता है? डेवलपमेंट चार्ज। तो अब ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेवेन्यूज ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी, जो कि एक म्यूनिसिपैलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन करने के लिए। क्योंकि ग्रांट्स और जो डिवोल्यूशन होता है वो वेरी कर सकता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट किसको देती है? म्यूनिसिपैलिटी को। बट यहाँ जो इंटरनल रेवेन्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है म्यूनिसिपैलिटी की कमाई का, और इसके अंदर आपके पास डिस्क्रिशन होता है कि आप इसे किस तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। देन 106 में बताया गया कि एनी सच डेवलपमेंट चार्ज, जो डेवलपमेंट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, shall be paid in advance by the developer, एडवांस में देना पड़ेगा बिफोर कमेंसिंग एनी एक्टिविटी ऑन द अप्रूव प्लान और सब डिवीजन। तो ये आप शुरू करने से पहले ही एडवांस में जमा कराएंगे, उसके बाद आप अपनी बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट की बात की, क्योंकि हमने शुरुआत की है बिल्डिंग बनाने की, हम फ्लैट्स बनाने का प्लान बना रहे हैं, ऐसे केस में आपको पहले ही दिन क्या कराना पड़ेगा? डेवलपमेंट चार्ज डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, एक बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, उसको रीडेवलप करना है, तो ऐसे केस में क्या होगा? चार्जेस शैल बी पेएबल बाय ऑल द रेजिडेंट्स, जितने भी लोग उसमें रह रहे हैं या उससे फायदा ले रहे हैं, बेनिफिशियरीज ऑफ द डेवलपमेंट, उन सबको ये चार्जेस देने होंगे। म्युनिसिपैलिटी शैल कीप ए सेपरेट अकाउंट ऑफ सच डेवलपमेंट चार्जेस एंड शैल नॉट डाइवर्ट इट टू एनी अदर यूज। ये डेवलपमेंट चार्जेस जो मिल रहे हैं म्युनिसिपैलिटी को, इसके लिए म्युनिसिपैलिटी एक सेपरेट अकाउंट बनाएगी और इन्हें किसी भी और हेड में डाइवर्ट नहीं करेगी। ये बताया गया है आपके 106 सेक्शन के अंदर। तो याद रखें, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें की हमने? 14 मीटर की बात की हमने हमने देखा कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की अगर बात आती है तो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और बिल्ट अप एरिया कितना है, इसके हिसाब से जो डेवलपमेंट चार्ज है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। फिर बात की हमने डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट की, वहां भी चार्जेस लिए जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है किसी का बिल्डिंग का, तो वहां एडवांस में पैसा देना पड़ेगा। रीडेवलप हो रहा है तो जो भी बेनिफिशरीज है, रेजिडेंस हैं जहाँ पे, उनको देना होगा। सेपरेट अकाउंट इसका बनेगा, इसे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। देन वी हैव सेक्शन 107, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन। अब ये जो टैक्सेशन की हमने बात की, हमने टैक्स की बात करी, हमने यूजर चार्ज की बात की, हमने डेवलपमेंट चार्ज की बात की, हमने फीस एंड फाइन की बात की। अब बताओ मुझे कि 102 में कौन से थे और 103 में कौन से थे? 102 की अगर बात करें तो 102 में थे ओब्लिगेटरी चार्जेस, जो आपको लेने ही है। उसके बाद 103 में हमने बात की कुछ अदर चार्जेस की, जो स्पेशल ऑर्डर से या जनरल ऑर्डर से स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है म्यूनिसिपैलिटी को कि ये आपको लिवाई करने हैं, ये चार्जेस आपको लेने हैं। सो यहाँ बताया गया, नो म्यूनिसिपल टैक्स अंडर सेक्शन 102 एंड 103 अप्लाइज टू म्यूनिसिपैलिटी ऑन प्रॉपर्टीज।
म्यूनिसिपैलिटी की खुद की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर इनमें से कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी खुद ही तो टैक्स ले रही है और उसी की प्रॉपर्टी पे टैक्स लेके खुद के पास ही जमा कर रही है, तो ऐसा तो ये एफिशिएंट नहीं है तरीका। तो इसलिए ये बताया गया कि म्यूनिसिपैलिटी की जो भी जमीनें हैं उनके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो 102 की ओब्लिगेटरी टैक्स की बात हो या 103 में अदर स्पेशल चार्जेस की बात हो, टैक्सेस की बात हो। देन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी एग्जेम्प्ट किया गया है सर्टेन टैक्सेस एक्सेप्ट, यहां ध्यान रखिए एक्सेप्ट 107 में जो एग्जेम्पशन की बात की गई है उसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है, म्यूनिसिपैलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो म्यूनिसिपैलिटी के तो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर 102 और 103 के चार्जेस नहीं लगेंगे और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं लगेंगे जो प्रॉपर्टीज है उनकी। बट यहाँ कुछ एग्जेम्प्ट किया गया है कुछ चीजों को, वो ध्यान रखिए। एक्सेप्ट व्हाट? If the municipality tax similar private property pre 1990 1950 liability may continue। 1950 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई टैक्स वहां लागू था तो वो टैक्स लिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज यूज solely फॉर पब्लिक पर्पस नॉट फॉर प्रॉफिट आर एग्जेम्प्ट। स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी प्रॉपर्टीज जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रही है, कोई पार्क है, कोई हॉस्पिटल है, स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे केस में उनके ऊपर ये सब टैक्सेस नहीं लगेंगे। प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, जो भी आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेंगे। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्स। जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगी उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेंगे जो प्लेस पब्लिक वर्शिप के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट एग्जम्पशन बाय ऑफिशियल ऑर्डर। स्टेट गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल ऑर्डर से किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ 102 एंड 103। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, रिवीजन करते हैं इसका फटाफट से कि 102 और 103 में म्यूनिसिपैलिटी ओन प्रॉपर्टीज पे नहीं लगेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पे नहीं लगेगा, बट एग्जाम्पशन क्या है? पहला, 1950 26 जनवरी से पहले वो टैक्स लग रहा हो तो वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा पब्लिक पर्पस के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो वहां एग्जेम्प्ट किया गया है। प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, इनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा और स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है ऑफिशियल ऑर्डर से किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। अब हम देखते हैं कि 108 के अंदर किस तरह से टैक्स इंपोज होगा। ये 107 हुआ, 108 में क्या बता रखा है कि टैक्स इंपोज करने से पहले म्युनिसिपैलिटी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। सो 108 सेक्शन इज अबाउट प्रोसीजर प्रिलिमिनरी टू इम्पोजिंग टैक्स। टैक्स इंपोज करने से पहले क्या प्रोसीजर होगा, और ध्यान रखिएगा 108 जो सेक्शन है वो बात करता है 103 में जो अदर टैक्सेस है उनके बारे में, 102 में जो ओब्लिगेटरी है उनके बारे में बात नहीं करता। बिफोर इम्पोजिंग ए टैक्स अंडर 103 सेक्शन 103 अदर टैक्सेस, म्युनिसिपैलिटी को क्या करना होगा? इनको पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और ड्राफ्ट रूल्स बनाने होंगे। पास ए रेजोल्यूशन इन ए जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा और ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा। यहाँ क्या बातें होंगी कि किन पर्सन के ऊपर, किन प्रॉपर्टीज के ऊपर ये टैक्स लगने वाला है और किन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है, टैक्स का अमाउंट क्या होगा और रेट क्या होगी, वैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स की, और अदर रिक्वायर्ड डिटेल एज पर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव। स्टेट गवर्नमेंट अगर और भी रिक्वायरमेंट चाहती है तो वो भी रेजोल्यूशन में उसके बारे में बात होगी। फिर ये ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा पब्लिक नोटिस के लिए। और कैसे पब्लिश किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 108 में बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल जो है इस एक्ट के अंदर, जो शेड्यूल दी गई है एंड में, उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अनुसार इस ड्राफ्ट को पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश करने के बाद हो सकता है किसी को लगता हो कि ये टैक्स जो इम्पोज किया गया है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए एक प्रोविजन यह रखा गया है, कंसिडर ऑब्जेक्शंस। रेजिडेंट में सबमिट रिटर्न ऑब्जेक्शन विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर रिटर्न ऑब्जेक्शन दे सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी को। म्यूनिसिपैलिटी एक कमेटी बनाएगी, रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी उनको देखेगी कि किस ऑब्जेक्शन की जो बात है वो वैलिड है, जस्टिफाइड है, तो उसे हटा दिया जाए। अगर नहीं हटाया गया, इफ नॉट अबंडेंट, मतलब उस टैक्स को रखा गया, कंटिन्यू किया गया, द टैक्स इज इम्पोज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद ए स्पेसिफिक स्टार्ट डेट। तो एक डेट बता के उसको इम्पोज कर दिया जाएगा। ये बातें हैं आपके 108 के अंदर। नेक्स्ट इज 109, किस तरह से इम्पोजिशन जो हुई है टैक्स की उसे कलेक्ट करना है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्सेट्रा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, 108 में जो स्पेशल रेजोल्यूशन बताया गया उसको पास करने के बाद
म्यूनिसिपैलिटी मस्ट नोटिफाई टैक्स इम्पोजिशन इन ऑफिशियल गजेट, ऑफिशियल गजेट में इसको बताएंगे। देन प्रूफ ऑफ इम्पोजिशन, जो गजेट नोटिफिकेशन हुआ है ये फाइनल प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ है कि टैक्स इंपोज किया जा चुका है, इसके अलावा अलग से कोई कहीं नोटिफिकेशन नहीं होने वाला। म्यूनिसिपैलिटी ने ऑफिशियल गजेट में बता दिया कि हम ये टैक्स लेंगे, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर कोई लिटिगेशन भी आती है आगे कोर्ट के अंदर भी, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है। देन कंडीशन, कंडीशंस क्या है? एनुअल टैक्स स्टार्ट डे, अगर वार्षिक टैक्स लिया जाएगा तो टैक्स लिवाइड एनुअली मस्ट बिगिन ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, अक्टूबर 1 और जनवरी 1। मतलब एक साल के लिए अगर कोई टैक्स लागू होता है कि एनुअली ये टैक्स आपसे लिया जाएगा, तो वो इनमें से किसी तारीख को शुरू किया जाएगा। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। सरकार के जो लगभग टैक्स है वो इन्हीं तारीखों से शुरू होते हैं। 1 अप्रैल को आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। इफ नॉट स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल, दे अप्लाई क्वार्टरली अंटिल नेक्स्ट April 1। अगर 1 अप्रैल को शुरू नहीं हो रहा, देखो अगर 1 अप्रैल को शुरू होता है तो ये अगली 31 मार्च तक लगेगा, मतलब एक साल के लिए हो गया। अगर 1 अप्रैल को शुरू नहीं होता, 1 जुलाई को शुरू होता है, तो इसे 3-3 महीने के हिसाब से क्वार्टरली लिया जाएगा और 1 अप्रैल से फिर एनुअली कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहां बताया गया है। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, म्युनिसिपैलिटी मस्ट पब्लिश डिटेल रूल ऑन टैक्स कलेक्शन मेथड, ड्यू डेट, इंस्टॉलमेंट, ये सारी बातें पब्लिश की जाएंगी ताकि जो टैक्स पेयर है उनको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। लिमिटेड पीरियड ऑफ टैक्स, इफ टैक्स इज सैंक्शन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, इट सीजेस आफ्टर दैट पीरियड एक्सेप्ट फॉर पेंडिंग एरर्स। अगर मान लो बताया गया कि टैक्स के अंदर जो प्रोविजन है उसी में अगर डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारा जो टैक्स है ये 3 महीने के लिए है या एक पर्टिकुलर एक साल के लिए लिया जाएगा, तो ऐसे केस के अंदर जैसे ही वो एंड डेट आएगी उस दिन से वो टैक्स लागू होना बंद हो जाएगा, एक्सेप्ट कि अगर पहले का कुछ बकाया है तो वो देना है, मतलब पेंडिंग एरर्स देनी होंगी, इसके अलावा उस तारीख के बाद से नया टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बातें आपकी की गई हैं 109 के अंदर। वी हैव 110 एल्टरिंग ऑफ टैक्सेस, कि अगर किसी टैक्स को एल्टर करना हो, चेंज करना हो, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। उसके लिए प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है जो हमने अभी डिस्कस किया 108 के अंदर, कि पहले ड्राफ्ट बनेगा, पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेट में, तारीख बताई जाएगी, उसके बाद कुछ अगर कंप्लेन है तो उसको 1 महीने के अंदर सबमिट करके उसको रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ अबॉलिशिंग और एल्टरिंग ए टैक्स इम्पोज्ड अंडर 103, 103 अगेन याद करो क्या है, अदर टैक्सेस शैल बी सो फार एज मे बी द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन 108 एंड 109। 108 और 109 में हमने क्या बात की? 109 में हमने बात की इम्पोजिशन ऑफ ए टैक्स, और 108 में हमने क्या बात की कि ड्राफ्ट लाया जाएगा, ऑब्जेक्शन, और इसको पब्लिश किया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से। तो 108 और 109 के प्रोविजन ही लागू होंगे किसके अंदर? अबोलिशन और एल्टरिंग ऑफ ए टैक्स अंडर सेक्शन 103, दैट इज अदर टैक्सेस। ये हुई आपकी 110। इसके बाद आती है 111। अगर सरकार को लगे कि कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए तो उसको सस्पेंड कैसे किया जाएगा। 111 में बता रखा है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू सस्पेंड, प्रोहिबिट और रेमेडी ए टैक्स। अगर सरकार को लगता है कि 102 और 103 यहां दोनों की बात की गई है, जो ओब्लिगेटरी टैक्स है उसकी और अदर टैक्स जो 103 में है उन दोनों की बात की गई है, कि इनमें से कोई टैक्स अगर अनफेयर है, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में सरकार के पास क्या पावर है। रिक्वायर करेक्शन, द सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट द म्युनिसिपैलिटी टू फिक्स डिफेक्ट इन द टैक्स असेसमेंट कलेक्शन विद अ सेट पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको जो भी डिफेक्ट्स हैं उस टैक्स के अंदर, हो सकता है उसके असेसमेंट में है, उसके कलेक्शन में है, उसकी इम्पोजिशन में है, उसके रेट में है, किसी भी चीज में अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, अनफेयर है, तो उसे सही करने के लिए कह सकती है। सस्पेंड और मॉडिफाई टैक्स इफ म्युनिसिपैलिटी फेल टू कंप्लाई, द स्टेट गवर्नमेंट में, अगर ऐसा करने से म्युनिसिपैलिटी फेल करती है कि नहीं करती है म्युनिसिपैलिटी जो सरकार ने कहा, देन स्टेट गवर्नमेंट में सस्पेंड द टैक्स फुली और पार्शियली। ऑफिशियल गैजेट से बता सकती है कि ये टैक्स पूरी तरह से खत्म हो गया या इसका कुछ पार्ट खत्म हो गया है। देन अबॉलिश और रिड्यूस द टैक्स अंटिल द इशू इज रिजोल्व। जब तक कि ये जो इशू बताया था कि डिफेक्ट है इसको सही करो और म्युनिसिपैलिटी ने नहीं किया, तब तक के लिए या तो उसे अबॉलिश कर देंगे या उस टैक्स को रिड्यूस कर देंगे। ये बात की गई है 111 के अंदर, ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेक्शन 102 एंड 103। देन वी हैव 112 पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज टू सस्पेंड और अबॉलिश टैक्स।
अभी तक हमने बात किसकी की? सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा 102 और 103 दोनों ही सेक्शन के अंदर जो टैक्सेस हैं उनको सस्पेंड, रिड्यूस, अबॉलिश करने की पावर है सरकार के पास। 112 में बात की गई है म्युनिसिपैलिटी की पावर। म्युनिसिपैलिटी इफ सेटिस्फाइड दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये वर्ड ध्यान रखिए, इट इज इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, सस्पेंड और अबॉलिश एनी टैक्स विच हैज बीन और इज डीम्ड टू हैव इम्पोज्ड अंडर 103। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि 103 के अंदर जो टैक्सेस हैं, अदर टैक्सेस, तो स्पेशल ऑर्डर से बताया गया है कि लेने होंगे। ऐसे टैक्सेस को और सस्पेंड करना हो तो ये पावर है किसके पास? म्युनिसिपैलिटी के पास, अंडर सेक्शन 112। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 102 में जो टैक्सेस हैं, ओब्लिगेटरी टैक्सेस, उनको अगर रिड्यूस करना हो, अबॉलिश करना हो, तो ये पावर किसके पास है? तो ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। थोड़ी ही देर पहले हमने इसको पढ़ा। वी हैव 113 अबाउट असेसमेंट। 113 असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर। कि अब ये भी तो पता करना चाहिए ना किसी एक ऑफिसर को, किसी अथॉरिटी को, कि कितना टैक्स लेना है, किससे लेना है। तो ये असेसमेंट कौन करेगा? टैक्स असेसमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट असेसर टू असेस म्युनिसिपल टैक्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिए स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी? असेसर को। एडिशनल ड्यूटी क्या हो सकती है? मे असाइन अदर फंक्शन थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 113 के अंदर केवल ये ध्यान रखना आपको कि स्टेट गवर्नमेंट असेसर को अपॉइंट करेगी। उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू सप्लाई। अब असेसर जो है उसको ये भी तो पता होना चाहिए टैक्स लगाने से पहले, असेसमेंट करने से पहले, कि आपकी जो जमीन है उसकी साइज क्या है, उसका स्क्वायर फीट एरिया या मीटर में एरिया कितना है, कितना टैक्स उसके ऊपर लग सकता है, और भी इंफॉर्मेशन कि उसका ओनर कौन है, कितनी मंजिल उसके अंदर बनी हुई है। तो ये सारी बातें असेसर को बतानी होंगी। ओब्लिगेशन ऑन रिक्विजिशन, कि अगर आपसे ऐसी जानकारी मांगी जाए तो आपको देना होगा। प्रॉपर्टी ओनर्स और ऑक्यूपायर्स, जो प्रॉपर्टी ओनर है या उसमें कोई रह रहा है, विद द स्पेसिफाइड पीरियड सबमिट ए प्रिस्क्राइब टैक्स रिटर्न। मतलब एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर आपको ये जानकारियां देनी होंगी। प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द लाइबल टैक्स पेयर। और जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन एसेसर आपसे मांग रहा है वो इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन मांगने के बाद भी नहीं देते हैं, फेलियर टू कंप्लाई, तो उसके बाद असेसर में कंडक्ट एन इंक्वायरी, अपने बिहाफ पे कंडक्ट कर सकते हैं, अपने जजमेंट के हिसाब से टैक्स असेसमेंट कर सकते हैं, और जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक्शन होगा तो फर्दर एक्शन भी लिया जा सकता है। देन वी हैव 115। 115 इज अबाउट ऑब्लिगेशन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट। अगर मान लो आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर कोई भी चेंज किया, जब डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट की बात हमने की थी, तो ऐसे केस के अंदर आपको जानकारियां खुद ही देनी पड़ेंगी। नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, द ओनर मस्ट इन्फॉर्म द म्युनिसिपैलिटी विद इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर, ये दो बातें हैं, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, एक महीने के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। पहली बात है कंप्लीशन ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन, आपने कोई नया कंस्ट्रक्शन बना दिया, रीबिल्डिंग हुई है, एनलार्जमेंट हुआ है। अब मुझे बताओ कि 14 मीटर से ऊपर का जो मकान होता है उसमें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट चार्जेस, वो कौन सी धारा में बताया गया है? इसके अलावा अगर कितने मीटर से ज्यादा आपका जो एरिया है, मान लो आपने प्लॉट छोटा था उसको साइड में एक और प्लॉट खरीद के उसको बड़ा कर लिया, तो वाटर हार्वेस्टिंग कितने मीटर से अबव आपको लगाना होगा। और जो डेवलपमेंट की बात की थी हमने, डेवलपमेंट चार्जेस, वो कौन सी धारा में है जिसमें बताया गया कि अगर रेजिडेंशियल एरिया है और वो 14 मीटर से ऊपर होता है तो आपके ऊपर ये चार्जेस लगेंगे। फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब पहली बार बिल्डिंग में कोई रहने आया है, ये पहले हो गया, या आपने जो काम किया है वो कंप्लीट हो गया। इनमें से जो भी पहले हो जाए, इसमें एक महीने के अंदर आपको क्या देना होगा? इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी पड़ेगी। किसको? म्युनिसिपैलिटी को। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मे रिजल्ट इन ए फाइन अप टू 500 रुपए और 10 टाइम्स द टैक्स पेएबल फॉर द 3 मंथ्स विच एवर इज ग्रेटर। या तो 500 रुपए, या जो आपको टैक्स देना था उसका 3 महीने का जो टैक्स है उसका 10 गुना, 10 टाइम्स द टैक्स पेएबल फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का जो टैक्स है उसका 10 गुना, जो भी ज्यादा है वो आपको पे करना होगा। 116, अब मान लो किसी ने किसी को जमीन बेची, तो ये जानकारी भी म्युनिसिपैलिटी को देनी होगी। नोटिस टू बी गिवन टू म्युनिसिपैलिटी ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय पर्सन प्राइमरीली लाइबल टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन बिल्डिंग और लैंड।
ए ने बी को जमीन बेची तो अब जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बी के ऊपर है, बट इंफॉर्मेशन ए को देनी होगी। बोथ द प्रीवियस एंड न्यू ओनर मस्ट इन्फॉर्म द म्युनिसिपैलिटी इन रिटर्न व्हेन प्रॉपर्टी ओनरशिप चेंजेस। इन दोनों को ही म्युनिसिपैलिटी में ये जानकारी देनी होगी कि यहाँ पे कोई जमीन या फिर लैंड ट्रांसफर या बिल्डिंग ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि अब जो लाइबिलिटी है वो भी ट्रांसफर हो गई है। इन केस ऑफ ओनर्स डेथ द हायर सक्सेसर मस्ट नोटिफाई द म्युनिसिपैलिटी। ओनर्स की अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो भी हायर हैं, सक्सेसर हैं, वो नोटिफाई करेंगे, उनके जो बच्चे हैं वो नोटिफाई करेंगे। फॉर्म ऑफ नोटिस 117 में बता रखा है कि किस तरह के फॉर्मेट में आपको ये सूचना देनी है। जो ट्रांसफर हुआ है लैंड का वो किस फॉर्मेट में आपको प्रोड्यूस करना है, म्युनिसिपैलिटी के सामने बताना है। तो यहां बताया गया है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्मेट है? तो नोटिस मस्ट बी सबमिटेड यूजिंग सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे शेड्यूल्स भी हैं इस एक्ट के अंदर। तो पहली शेड्यूल पे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड और थर्ड के बारे में क्या है? फॉर्म ऑफ नोटिस। जो ट्रांसफर होता है लैंड का और बिल्डिंग का, उसके बारे में आपको जो म्युनिसिपैलिटी को बताना है, तो सेकंड और थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है विद ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स। वेरिफिकेशन, म्युनिसिपैलिटी क्या कह सकती है? आपसे कह सकती है कि ओरिजिनल या कॉपी ऑफ द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट भी डीम नेसेसरी, कि आपके जो ओरिजिनल है, रजिस्ट्री है, जो आपने ट्रांसफर की है, म्यूटेशन हुआ है, वो कॉपीज भी आपको म्युनिसिपैलिटी में देनी है।